तो हेलो एवरीवन। आज बहुत टाइम के बाद हम वापस से हमारी एंटोमोलॉजी के पेपर वाली क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं। ये आपका शायद 16th नंबर का लेक्चर है, 16वें नंबर का। और लास्ट जहाँ हमने इसको ड्रॉप किया था वो नर्वस सिस्टम पे किया था। नर्वस सिस्टम में भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट कवर कर चुके थे कंप्लीटली। बचे हुए दो जो नर्वस सिस्टम थे, तंत्रिका तंत्र, उन पे हमको काम करना था और बीच में एक अच्छा खासा ब्रेक आ गया। तो वेरी सॉरी फॉर दैट, फॉर द बिग लैग जो लेक्चर्स में आया। बट नाउ आई थिंक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट, एकदम कंटिन्यूएशन में एकदम ढंग से चालू करेंगे वापस से। तो जहाँ से ड्रॉप किया था आई वुड सजेस्ट कि इस लेक्चर को देखें तो उससे पहले एक बार 15th लेक्चर को देख लें, तो थोड़ा सा आपको एक जिस्ट मिल जाएगा। हालांकि मैं अभी अगले 10 मिनट में थोड़ा सा और आपको वाइंड अप करूंगी चीज़ें, दैट हमने क्या क्या किया था नर्वस सिस्टम में। बट समहाउ आई विल से कि थोड़ा सा देख लोगे तो ठीक रहेगा। मोर देन दैट, सो वेलकम टू द क्लास। 16th लेक्चर है हमारा। होल्ड ऑन। 16th लेक्चर है ये हमारा। और वही नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा था। तो पिछले लेक्चर में जब हम सेंट्रल कर चुके थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हम इतना तो जानते हैं इस पॉइंट पे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ये हमारा टाइटल है इस लेक्चर का, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र। मैं दोनों के बारे में बता चुकी थी कि जो नर्वस सिस्टम था वहां पे हमारे पास नर्व सेल होती हैं, है ना। नर्व सेल क्या होती हैं? तंत्रिक कोशिकाएं, जो क्या करती हैं, बाहर से कोई भी जब स्टिमुलस हुआ, कोई संवेदना आई, किसी भी तरीके का कोई चेंज आया माहौल के अंदर, टेम्परेचर में, वातावरण में, किसी भी तरीके का, तो हुआ क्या कि बाहर से एक स्टिमुलस आएगा, एक संवेदना आएगी। ये नर्व सेल जो तंत्रिक कोशिकाएं हैं वो सिग्नल को लेके जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जहाँ पे ब्रेन था, है ना, और स्पाइनल कॉर्ड थी, जो कि यहाँ तो नहीं होती है, बट जिस तरीके से हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझा था वो सारे डायमेंशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होती है उस इंफॉर्मेशन की कि भाई क्या आया है सिग्नल, क्या बाहर से मैसेज आया है। उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो वापस से उसको भेजने का काम है, रेस्पॉन्ड करना, आंसर देना उस चीज का, उस पर रिएक्ट करना, वो सब मिलके नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। और तीन टाइप के नर्वस सिस्टम जो मैं आगे अभी समझाऊंगी। सेंट्रल हम कर चुके हैं, पेरिफेरल और विशरल, दो और नर्वस सिस्टम है। तीनों मिलके एक साथ बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी चल रही होती है उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, उन सबके अंदर एक समन्वय बिठाने का काम करते हैं कि सब कुछ आराम से हो। वेयर एज एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र बोलते हैं, सबसे पहले मैंने क्लास के बिगनिंग में ही, लेक्चर के बिगनिंग में ही ये चीज बोली थी, हॉर्मोन्स का रोल होता है। पास्ट के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि एक डायसन हार्मोन था, है ना, मोल्टिंग के लिए था। इसी तरीके से और भी कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो हम आज वाले लेक्चर में डील करेंगे, कवर अप करने का ट्राई करेंगे, जो मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। हार्मोन एक स्पेसिफिक साइट से बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर। इतना तो हम जानते हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे केमिकल मैसेंजर हैं जो डक्टलेस हैं, यानी नलिका विहीन हैं। उनको किसी भी तरीके के पाइप की या किसी भी तरीके के डक्ट की जरूरत नहीं होती है अपनी लोकेशन तक पहुंचने के लिए। एक साइट से वो रिलीज हुए, एक लोकेशन पे वो जाएंगे, लोकेशन पे जाएंगे, अपना काम करेंगे एंड डन। पर इनका जो इफेक्ट होगा, हॉर्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, स्लो बट लॉन्ग टर्म, यानी धीमा बट दीर्घकालिक, बहुत लंबे समय तक चलेगा। वेयर एज नर्वस सिस्टम का जो काम है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही इंस्टेंट है, फटाक से स्टिमुलस आया, फटाक से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। ठीक है, यही चीज इंसेक्ट्स के अंदर आज हम डील करने वाले हैं। तो यहां तक हम इतना तो देख चुके हैं कि नर्वस सिस्टम कर क्या रहा है। नर्वस सिस्टम बेसिकली बाहर के वातावरण में कीट को जब किसी भी तरीके का बदलाव महसूस होता है, जैसे कि तापमान में बदलाव आना, प्रकाश में बदलाव आना, यानी लाइट, सनलाइट, गंध यानी किसी तरीके की स्मेल में चेंज आना, कोई टच अगर हो गया एकदम से तो वो स्पर्श, या फिर कोई प्रेडेटर, किसी भी तरीके का चेंज अगर उसे देखने को मिलता है अपने अराउंड, अपने माहौल में, तो उसका नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसको एकदम से उस चीज पे रिएक्ट करना पड़ता है। सो इसलिए उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव काम करता है।
और वहीं पे अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करें जो कीड़े के अंदर बहुत ही समय लेके हो रही हैं, जैसे कि ग्रोथ होना, कि भाई एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट, है ना, हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तो एक एक स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशन और उसका एक अंडे से लेके एक बड़े कीट बनने तक का जो जर्नी होता है वो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होता है, विच इज़ वेरी स्लो। आराम आराम से रिप्रोडक्शन करना, मोल्टिंग करना, यानी अपने केचुल जो होती है उसको त्यागना, इसके अलावा ग्रोथ करना, ये सब जो है ये एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो बहुत स्पेसिफिकली क्लियर हो जाती है कि जो नर्वस सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, बहुत ही फास्ट, यानी बहुत ही तेज गति से इसका रिस्पॉन्स होगा, और फास्ट होने के साथ साथ बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, बिल्कुल मिली सेकेंड में, ऑलमोस्ट मिली सेकेंड, ऑलमोस्ट मिली सेकेंड में रिएक्ट करना पड़ता है इंसेक्ट को। वेयर एज जब हम एंडोक्राइन की बात करते हैं, यानी अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो थोड़ा धीरे होता है, स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग, स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग। ये फंडा फैक्ट है जो याद होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है। अगर कोई भी पूछे कि होता क्या है, तो ये होता है बेसिकली। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम धीमी गति से होगा लेकिन बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का एक समरी जो हमने रैप अप किया। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम पे चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम में डील कर रहे थे, तो हम वहीं से इसको थोड़ा सा वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे कि हमने क्या किया। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या अपने आप में, अगर इसको बिल्कुल ऐसे पॉइंटर्स में हम देखें, क्योंकि दिस इज द रूल। अब तो 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, मेरी क्लासेस का यही रूल है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि पॉइंटर्स में याद करो, बुलेट पॉइंटर्स में या फ्लो चार्ट्स में, या दिमाग में से डायग्रामेटिकली याद करो और एग्जाम में जाके उसको थियोरेटिकली लिख के आ जाओ। ठीक है, सिंपल। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली है क्या? ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है वो बेसिकली क्या है? तो ये जो है ये है ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी वो कोशिकाओं का एक ग्रुप है, उन कोशिकाओं का झुंड है जो कि अपने आप अपने काम में बहुत माहिर हैं। वो कोशिकाएं अपने काम में बहुत माहिर हैं। कौन सी सेल्स हैं? स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स हैं। ठीक है, जो नर्व सेल होती हैं उनको यहाँ पे क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है न्यूरॉन्स। जो नर्व सेल्स हैं उन्हें कहा जाता है न्यूरॉन्स, यानी तंत्रिकोशिका। ठीक है, अब ये जो तंत्रिक कोशिका होगी ये क्या करेंगी? यहाँ पे एक्चुअली जो काम कर रहा है वो न्यूरॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, सारा जो गेम है यहाँ पे वो न्यूरॉन्स खेलते हैं। नर्वस सिस्टम तो ऐसे मान लो बस एक ग्रुप, ऐसे एक सारे पार्ट्स का, सारे सिस्टम का जो अंदर सारा मैकेनिज्म चल रहा है उस सारी प्रक्रिया का एक तरीके से एक कंपाइलेशन है नर्वस सिस्टम। वरना एक्चुअल गेम प्लेयर्स कौन है? न्यूरॉन्स हैं। अब न्यूरॉन्स करते क्या हैं? बाहर से स्टिमुलस रिसीव करते हैं, यानी जो भी मतलब संवेदनाएं आएंगी बाहर से, स्टिमुलस जो आएगा, ये क्या करेंगी? रिसीव्स स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जो है, उत्तेजना, वो दो तरीके की हो सकती है, आंतरिक भी हो सकती है, बाहरी भी हो सकती है। हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर ही कोई स्टिमुलस हो, या फिर हो सकता है बाहर के पर्यावरण में किसी तरीके का चेंज आए तो उसको स्टिमुलस रिसीव हो। ठीक है, तो पहली चीज तो उसने ये की कि बाहरी एवं आंतरिक,
किसी भी तरीके की उत्तेजना जो जनरेट हुई उसको बेसिकली इसने रिसीव किया। सबसे पहली चीज तो इसने ये की। इसके बाद दूसरा इसने क्या करा कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट किए। अब जो स्टिमुलस आया उससे नर्व इम्पल्स बने। इम्पल्स हमेशा छोटे टाइम के लिए होता है। कभी भी इम्पल्स शब्द जो होता है उसको हमेशा हम यूज करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, यानी फटाफट एकदम से हो जाना, उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, तो एक इम्पल्स जनरेट हुआ, नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ। नर्व इम्पल्स जनरेट होने के बाद क्या हुआ कि इस नर्व इम्पल्स ने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इसने यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ कहाँ पे, सीएनएस में। सीएनएस क्या था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक नर्व इम्पल्स जनरेट कर दिया। अब जब ये नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ इसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया, जो भी सूचना थी उसको प्रोसेस किया गया, या फिर कह सकते हैं उसको समझा गया, उसको इंटरप्रेट किया गया, ये किया गया कि क्या आया है हमारे पास और अब हम उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें या हम उस पर कैसे रिएक्ट करें। ठीक है, तो सूचना का विश्लेषण किया गया यहाँ पे। ये काम भी सीएनएस में हो रहा है। सूचना का विश्लेषण किया गया, ये काम भी सीएनएस के अंदर हो रहा है। अब सीएनएस ने क्या करा, जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई कि ये आया है, अब इस पे रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड जनरेट कर लिया, पर उस रिस्पॉन्स को वापस वहां तक पहुंचाने का जो काम है वो करता है कौन सा नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विशरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे चौथी जो चीज आएगी जो की जाती है, हम यहाँ एरो लगा के लिख लेते हैं, चौथी एक्टिविटी जो करी जाती है वो होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद बॉडी की एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन। यानी शरीर के अंदर जो भी गतिविधियां चल रही हैं उनमें समन्वय बिठाना। गतिविधियों में समन्वय बिठाना ही सारा एम है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का जो एक्चुअल एम है ये सब करने के पीछे, वो इसीलिए है कि सारी एक्टिविटीज का हम कोऑर्डिनेशन बिठा पाए, बाहर से कोई डिस्टरबेंस आए हम उस पर रिस्पॉन्ड कर पाए, हमारी बॉडी उस पर उस तरीके से रिएक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिठाने का मतलब है, मैं यही लिख देती हूँ, कोऑर्डिनेशन बिठाने का मतलब है एक समन्वय बिठाना, एक बैलेंस बिठाना, एक केमिस्ट्री बिठाना। ठीक है, जैसे जब ग्रास हॉपर उड़ेगा, ठीक है, तो मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया था कि एक कीड़ा उड़ता है तो उड़ने से पहले पीछे की बॉडी उसकी थोड़ी सी झुकती है, फिर उसके बाद आगे की तरफ वो शिफ्ट लेता है। ठीक है, तो जैसे ग्रास हॉपर फ्लाई करेगा तो उसके विंग्स जो होंगे, पंख, उसके पैर, उसका सर, उसकी बॉडी किस तरीके से एक बैलेंस मेंटेन करेगी कि वो फ्लाई करे, ये काम भी नर्वस सिस्टम ही देख रहा है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद रिस्पॉन्स करना स्टिमुलाई को। एक्चुअली यहां पे सारी बॉडी एक्टिविटीज के कोऑर्डिनेशन से पहले रिस्पॉन्स जनरेशन का भी रोल है। ये तो फाइनल है, ये तो फाइनल एक्टिविटी है, पर इससे पहले रेस्पॉन्स भी तो जनरेट होगा। तो यहां पे हम फोर्थ नंबर पे रेस्पॉन्स लिख लेते हैं, रेस्पॉन्स जनरेशन। रेस्पॉन्स जनरेट होगा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद और इवेंचुअली एंड गोल है कि कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है। ठीक है, रेस्पॉन्स कैसे, कि बाहर के वातावरण में किसी भी तरीके का चेंज आया, सपोजिटली आप किचन में जाओगे, कॉकरोच है, बहुत दूर होगा, फिर भी अगर आप थोड़ा सा उसकी प्रॉक्सिमिटी में भी जाने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा पास, उड़ जाएगा। वाई सो, बिकॉज उसका नर्वस सिस्टम वैसे ही एक्ट कर रहा है, उसको लगा कोई प्रेडिटर है या कोई डेंजर है, कोई खतरा है, किसी तरीके की सेंसेशंस, तो वो फटाक से एकदम फ्लाई कर जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने एंटीना, ऑसिलाई, हेड, ब्रेन सब कुछ पढ़ लिया है, इट इज डन एंड डस्टेड। इसके बाद नर्वस सिस्टम का एक्चुअल गोल क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे तो मैं करा चुकी हूँ। नर्वस सिस्टम का एक्चुअल काम है सबसे पहला तो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बॉडी के सारे पार्ट्स में और उसका शरीर और उसका बाहरी वातावरण, हर एक चीज के बीच में एक समन्वय बिठाना एक्चुअल गोल है कि ये सब चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, जो स्टिम्युलाई आया उस स्टिम्युलाई को रेस्पॉन्स देना, ये एक्चुअल काम करता है
नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो है, बिहेवियर को भी बहुत अफेक्ट करता है। कैसे करता है बिहेवियर को अफेक्ट? ये हो गई स्टिमुलाई, हो गई उत्तेजना, और रिस्पॉन्स हो गई उसकी प्रतिक्रिया। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये बिहेवियर को भी कंट्रोल करेगा। बिहेवियर में क्या क्या आ सकता है? अब बिहेवियर में आ सकता है, बिहेवियर के अंदर आ सकता है मेटिंग, यानी रिप्रोडक्शन, प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो मेटिंग से गुजरती है, तो मेटिंग, फीडिंग यानी खाना, फ्लाइट यानी उड़ना, ठीक है, नेस्ट बिल्डिंग कि रहना कहाँ है, अपने लिए नेस्ट बनाना, कीट करते हैं ये काम। और इसके बाद होस्ट सिलेक्शन। होस्ट सिलेक्शन का मतलब कि कहाँ किसको चूज करना है कि अपना वो होस्ट बने जिसके ऊपर हम फीड कर पाए या जिसके ऊपर हम एक्ट कर पाए, तो अपने लिए होस्ट का सिलेक्शन करना। बाय द वे, एक चीज और प्रे में बहुत फर्क होता है। प्रे आपका शिकार होता है, वेरस होस्ट वो है जहां आप जाएंगे और वो आपको कुछ देगा, बदले में हो सकता है आप उसे कुछ दें या ना दें, पर आप उसे कोई क्षति नहीं पहुंचाते, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। तो होस्ट का सिलेक्शन हो गया, फ्लाइट यानी उड़ना हो गया, फीडिंग हो गई, मेटिंग हो गई, और नेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। ये बिहेवियर होते हैं जो नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसके बाद चौथा जो एक्शन है वो है लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी में भी बहुत रोल है। कैसे कि भाई सीखना या स्मृति रखना, जैसे कि इसका जो काम है, जैसे हनी बीज है, मधुमक्खियां जो होती हैं उनके अंदर इस तरीके की एबिलिटी होती है कि वो भोजन का जो स्रोत होता है ना उसकी दिशा याद रखती हैं, वो डायरेक्शन याद रखती हैं कि कहाँ पे खाना था, तो कैसे कैसे जाना है वहां पे, कैसे पहुंचना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें मशरूम बॉडीज का रोल होता है। मशरूम बॉडीज होती हैं आपके कहाँ पे, मैं करवा चुकी हूँ, मशरूम बॉडीज जो है वो ब्रेन में होती हैं, हेड में होती हैं सॉरी, और उनका रोल है आपका सीखने और स्मृति रखने में। इसमें ये लिख लेंगे, हनी बीज खाने के स्रोत यानी जो सोर्स है, उसकी दिशा को याद रखती हैं, यानी जो डायरेक्शन है, ठीक है। और रोल किसका है इसमें? इसमें जो एक्चुअल रोल है वो है मशरूम बॉडीज। इसको याद रखेंगे कि इसमें मशरूम बॉडी का रोल है। तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम का सारा ब्रीफ जो हमने करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका टाइप, कि नर्वस सिस्टम के टाइप। तो इतना तो हम जानते हैं कि हमारा तंत्रिका तंत्र 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली 3 प्रकारों में बटा हुआ है, 3 तरीके का होता है। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। और तीसरा जो आता है उसे बोलते हैं विसेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, विसेरल। 3 टाइप का हमने नर्वस सिस्टम देख लिया। अब यहां तक ये क्लियर है कि पूरा जो नर्वस सिस्टम होगा ना, पूरा जो तंत्रिका तंत्र है, वो मिलके तो ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स से बना है जिनको हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। पर नर्वस सिस्टम 3 हिस्सों में बटा होता है, 3 तरीकों का होता है, 3 ही भाग हैं इसके, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक्चुअली पूरा जो कंट्रोल सेंटर है ये एक तरीके से, ठीक है,
पूरा जो चल रही है एक्टिविटी उसका कंट्रोल सेंटर जो है वो यही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको एक तरीके से मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको मिनी कंप्यूटर? क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कितना कॉम्प्लेक्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। पूरा एक लेक्चर लगा था सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझने में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर होता है ब्रेन। ब्रेन में भी मैंने बताया था सुप्रा इजोफेगल गैंग्लिया और सब इजोफेगल गैंग्लिया। सुप्रा इजोफेगल गैंग्लिया ब्रेन को बोलते हैं, ये मैं बता चुकी थी। फिर था सब इजोफेगल गैंग्लिया, सब इजोफेगल गैंग्लियन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। भाई इनमें वर्टिब्री कॉलम तो होता नहीं है, ना इनमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, इनके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, कैसी? एकदम सॉलिड, सॉलिड एंड वेंट्रल, यानी एकदम ठोस और आगे की तरफ होती है। ठीक है, पृष्ठीय होती है, सॉरी आगे की तरफ होती है। अब हम इसमें देखें तो गैंग्लिया भी हमारे डिवाइडेड थे। ठीक है, सब इजोफेगल गैंग्लिया में थोरैसिक गैंग्लिया था, अब्डोमिनल गैंग्लिया था, ये सब हम कर चुके हैं। एक्चुअल यहाँ पे ब्रेन का काम है, एक्चुअल जो डिसीजन लेने का काम है, जो निर्णय लेने का काम है, वो कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। वेयर एज गैंग्लिया क्या कर रहे हैं? जो स्थानीय नियंत्रण है, यानी थोरैसिक गैंग्लिया जो थोरैक्स के अंदर है वो वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं। एब्डोमिनल गैंग्लिया अब्डोमेन वाले हिस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। और ब्रेन खुद अपने आप में सुप्रा इजोफेगल गैंग्लियन है, तो वो ऊपर वाला डिपार्टमेंट देख रहा है। तो गैंग्लियन अपने आप में क्या करेंगे? बेसिकली गैंग्लियन जो है या गैंग्लिया वो स्थानीय नियंत्रण देखते हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं स्थानीय नियंत्रण, और ये सीएनएस वाला ही पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। इसी वजह से अगर आप किसी कीड़े का सिर अलग कर देते हो तो भी उसके कुछ देर तक पैर चलते रहेंगे या उसकी बॉडी मूव करती रहेगी सिर अलग होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि गैंग्लिया जो है वो उसके थोरैक्स में भी होंगे, अब्डोमेन में भी होंगे, तो हर एक जगह का गैंग्लिया उस जगह का कंट्रोल देखता है। ठीक है, और नियंत्रण करना, ध्यान से सुनना, नियंत्रण करना गैंग्लिया का काम है, वेयर एज निर्णय लेना ब्रेन का काम है कि कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा, इसको समझा जाएगा, इसका क्या रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। गैंग्लिया अपने आप भी रिफ्लेक्स एक्शन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो गैंग्लिया हैं अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन कर सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन पता है आपको? अभी मैं थियोरेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन ये होता है कि अगर बाहर से कोई स्टिमुलस आया, बाहर से कोई उत्तेजना आई, आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा, उसके बाद आप रिस्पॉन्स दे दोगे। तो वो जो पूरा आर्क बना जिसमें आपने उस उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया दी, वो प्रतिक्रिया आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर इंसेक्ट्स के अंदर हम लें, कि आप जैसे ही कीड़े के थोड़ा सा पास जाते हो उड़ के दूर चला जाता है, तो क्या हुआ कि जैसे ही उसको स्टिमुलस मिला वैसे ही उसने उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया। या आपने उसका सिर काट दिया, तब भी उसके पैर हिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको स्टिमुलस आ रहा है, तो वो अभी भी वहां का वो जो है गैंग्लिया वो उसको कंट्रोल कर रहा है। अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन कर सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक चीज और बताई थी कि जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों से मिलके बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटेरोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम। ये ब्रेन के हिस्से हैं। क्या? प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटेरोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम। प्रोटो, ड्यूटेरो और ट्राइटो। प्रोटोसेरेब्रम सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, प्रोटोसेरेब्रम जो है वो बिगेस्ट पार्ट है। प्लीज ये याद रखना कि प्रोटोसेरेब्रम जो है सबसे बड़ा हिस्सा होगा बाकी सबके अंदर। ठीक है,
और साथ में प्रोटोसेरेब्रम वो हिस्सा है जहाँ पे मशरूम बॉडीज भी होती हैं, ओसिलाई को भी कंट्रोल करेगा, ओसिलाई से इंफॉर्मेशन लेता है और कंपाउंड आइज को कंट्रोल करता है। ये वाली स्लाइड फिल हो चुकी है, अगली उस पे करते हैं कि जो प्रोटोसेरेब्रम है, प्रोटोसेरेब्रम है वो बेसिकली क्या करेगा, जो संयुक्त नेत्र होते हैं कीड़े के, कंपाउंड आइज, उन्हें कंट्रोल करेगा। जो ओसिलाए हैं उससे सूचना लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा कि भाई क्या चल रहा है। और मशरूम बॉडीज जो होती हैं, मैंने बताया था ना मशरूम बॉडीज का किसमें रोल था, लर्निंग एंड मेमोरी में, सीखना, याद रखना, स्मृति रखना, उसमें मशरूम बॉडीज का रोल था। तो जो मशरूम बॉडीज हैं वो भी प्रोटोसेरेब्रम में ही पाई जाती हैं। प्रेजेंट यानी मशरूम बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब इतना समझाने के बाद मैं ये पूछ सकती हूँ कि जो हनी बी है वो कैसे इतने सारे फूलों को सही से पहचान लेती है कि उसको कौन से फूल से नेक्टर लेना है, या फिर रास्ता कैसे याद रखती है, सब मैं समझा चुकी हूँ। ये काम मशरूम बॉडीज करती हैं, ठीक है, हम देख चुके हैं। मशरूम बॉडीज को इंसेक्ट इंटेलिजेंस सेंटर भी कहा जाता है। मशरूम बॉडीज को क्या कहते हैं, इंसेक्ट इंटेलिजेंस सेंटर। ठीक है, इंसेक्ट इंटेलिजेंस सेंटर होती हैं मशरूम बॉडीज, कि कीड़े में कितनी इंटेलिजेंस होगी उसका यहाँ पे होता है मामला सारा। फिर ड्यूटेरोसेरेब्रम जो है, ड्यूटेरोसेरेब्रम वाला हिस्सा एंटीना से अटैच्ड होता है। ठीक है, ड्यूटेरोसेरेब्रम वाला हिस्सा जो है वो एंटीना से अटैच्ड होता है। ठीक है, एंटीना से अटैच्ड होगा। दूसरा, इसके काम क्या क्या होंगे, स्मेल करेगा, यानी गंध लेना, सुगंध लेना, या जिस भी तरीके की स्मेल है। दूसरा, टच यानी स्पर्श, इनको सेंस करना। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो भी एयर वाइब्रेशन है, हवा में जिस भी तरीके की वाइब्रेशंस हैं उनको समझना, मतलब बिल्कुल फाइन लेवल पे चीजें पकड़ना। ये तीन काम जो हैं ये ड्यूटेरोसेरेब्रम के हैं। ठीक है, ये तीन फंक्शन जो हैं ये ड्यूटेरोसेरेब्रम के हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे मेल मोथ है, नर जो मोथ होता है इंसेक्ट, वो क्या करता है, कई दूर किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे भी अगर जो मादा मोथ है वो होगी, उसके फिरोमोन की स्मेल को पहचान लेता है। तो ये जो काम है वो कहाँ से हो रहा है, ड्यूटेरोसेरेब्रम के अंदर से हो रहा है बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल, मेल मोथ, मादा मोथ यानी फीमेल मोथ, फेरोमोन्स होते हैं जो उस तरीके के हॉर्मोन्स को बोलते हैं फेरोमोन्स जो कि सेक्सुअल अर्ज इंड्यूस करें। ठीक है, इंसेक्ट के अंदर भी फेरोमोन्स होते हैं, बेसिकली इंसेक्ट के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं, इस तरीके की जब उनको ब्रीडिंग करनी होती है, मेटिंग करनी होती है, या आपस में संबंध बनाने होते हैं, तो इस तरीके के फेरोमोन्स रिलीज करती है फीमेल, कि मेल जो है वो उसके प्रति अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता है, एंड देन दे मेट, फिर वहां पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसके फेरोमोन्स की स्मेल को काफी दूर से पहचान लेता है। ठीक है, अब इसमें वेरी ब्रीफली हम एक चीज और देख लेते हैं, ट्राइटोसेरेब्रम पे जाने से पहले, जस्ट एक सेकेंड।
पिछले कुछ लेक्चर्स में मुझे कुछ इस तरीके की क्वेरी आई थी कि हमें टाइप ऑफ एंटीना वाला टॉपिक रह गया है, टाइप ऑफ एंटीना करवा दो। तो ट्राइटोसेरेब्रम पे जाने से पहले हम यही टाइप ऑफ एंटीना बड़े शॉर्ट में देख लेते हैं कि कितने टाइप के एंटीना होते हैं, किस तरीके के होते हैं और किस किस में मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम एक टॉपिक डील करेंगे, टाइप ऑफ एंटीना। कहाँ होता है एंटीना अटैच्ड, ये भी हमें पता है, ड्यूटेरोसेरेब्रम में। इससे बढ़िया टाइम नहीं होगा इस टॉपिक को रैप करने का। तो सबसे पहले एंटीना के अंदर आता है फिलीफॉर्म एंटीना। फिलीफॉर्म सबसे पहला टाइप है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म को बोलते हैं थ्रेड लाइक, धागे के समान। ठीक है, एक थ्रेड के जैसा दिखता है, बिल्कुल पतला। ये बेसिकली पाया जाएगा कॉकरोचेस के अंदर, ग्राउंड बीटल्स के अंदर। किस किस में ये मिलता है? कॉकरोचेस और ग्राउंड बीटल्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ग्राउंड बीटल्स एंड कॉकरोचेस, इनके अंदर पाया जाएगा आपका फिलीफॉर्म टाइप का एंटीना, जिसको थ्रेड लाइक भी बोलते हैं। अब ये बेसिकली करेगा क्या? ये होता है बिल्कुल यूनिफॉर्म, सिलेंड्रिकल सेगमेंट होते हैं जो बिल्कुल एक स्ट्रिंग या एक धागे को रिजेंबल करते हैं। यूनिफॉर्म है, सिलेंड्रिकल है ना? सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स होते हैं। सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स मतलब इस टाइप के, एक सिलेंडर के टाइप के। ठीक है, और इसको ढंग से अगर मैं समझाऊं तो कुछ इस टाइप के, ऐसा दिखता है एक सिलेंडर। ठीक है, सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स हैं जो कि रिजेंबल करते हैं एक थ्रेड या एक स्ट्रिंग को। ठीक है, ये धागे को रिजेंबल करते हैं। ये हो गया आपका धागा यानी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और थ्रेड, इसीलिए इसको थ्रेड लाइक बोलते हैं। ये हुआ पहला टाइप। दूसरा होता है सीटेशियस। सीटेशियस जो है वो ब्रिसल लाइक है। सीटेशियस जो है वो ब्रिसल के जैसा है। ब्रिसल के जैसा, ब्रिसल लाइक मतलब ब्रिसल क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप टूथब्रश करते हो, टूथब्रश उठाते हो पेस्ट करने के लिए सुबह, तो टूथब्रश के ऊपर जो लगे होते हैं छोटे छोटे वो तिनके वाले, वो जो लंबे वो होते हैं, उन्हीं को ब्रिसल बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिसल के जैसे मतलब टेपर करते हैं एक थिक बेस से फाइन हेयर लाइक टिप, मतलब वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। टेपर करते हैं मतलब पतले हो जाते हैं, कुछ इस तरीके के दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े से ऐसे थिक थिक बेस होगा, पर ऊपर जाते जाते बिल्कुल पतले होते चले जाते हैं, इस तरीके के। ठीक है, इसमें क्या है? बेस थिक है, बेस थिक है, टिप जो होगी, टिप होती है बिल्कुल पतली। ठीक है, फाइन हेयर लाइक टिप, टिप होगी फाइन एंड हेयर लाइक, बिल्कुल पतली, बाल के जैसी। और बेस होता है थोड़ा सा चौड़ा, थोड़ा सा चौड़ा बेस होगा यहाँ पे, और टिप वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा इसका पतला होता है, हेयर लाइक। अब ये किसके अंदर देखने को मिलता है? तो इसका एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ड्रैगन फ्लाइज उल्टा भी फ्लाई कर सकते हैं, पीछे की डायरेक्शन में भी फ्लाई कर सकते हैं। और दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं उनको सिकाडेज। आप एक एक एग्जाम्पल्स भी अगर याद रखोगे ना तो मोर देन इनफ है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई और सिकाडेज, ये दो इंसेक्ट होते हैं जिनके अंदर सिटेशियस मिलता है। अब तीसरा जो फॉर्म है इसको कहा जाता है मोनो मोनोलिफॉर्म। ये बीड लाइक होगा। मोनोइलीफॉर्म, मोनोइलीफॉर्म जो है सेगमेंट, इसके बीड लाइक, बीड यानी मोती के समान होते हैं। ठीक है, बीड लाइक होते हैं, मोती के समान, मतलब यूनिफॉर्म होंगे और राउंड सेगमेंट्स होते हैं। ये हम एक एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा एंटीना ऐसा नहीं दिखता है। एंटीना का एक सेगमेंट इस तरीके का दिखेगा, इसमें इस तरीके का दिखेगा। और जो मोनोफिलीफॉर्म होता है, मोनोइलीफॉर्म सॉरी, वो जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ऐसा।
ऐसे बनता है एंटीना। एक सेगमेंट उसका कुछ इस तरीके का दिखेगा, बीड के जैसा, मोती के जैसा, ठीक है। और पूरा जो है वो रिजेंबल करेगा, पूरा जब एंटीना बन जाएगा ना, तो ये एंटीना रिजेंबल करता है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स को। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स का मतलब मोतियों की जो माला होती है एक तरीके से, उसकी तरह। स्ट्रिंग यानी आप पूरा एक लंबा वो बना दो अरेंजमेंट बीड्स का। एक तरीके से पूरी मोतीमाला बनती है ना, उस तरीके से। अब ये किसके अंदर मिलता है? ये मिलता है टर्माइट्स के अंदर, जो लकड़ी खाते हैं, ठीक है, टर्माइट्स, उनके अंदर पाया जाता है मोनोइलीफॉर्म। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है क्लेवेट टाइप ऑफ एंटीना। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है क्लेवेट, जिसको हम क्लब्ड भी बोलते हैं। मतलब अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है क्लेवेट का। क्लेवेट का मतलब है कि ये सेगमेंट्स है ना, जैसे जैसे आप टिप की तरफ जाओगे ये वैसे वैसे साइज में बढ़ते जाते हैं, तो एक क्लब जैसी शेप फॉर्म हो जाती है। ये बटरफ्लाई और कैरियन बीटल्स के अंदर होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। ये एंटीनास कुछ इस तरीके के दिखेंगे कि मतलब यहां से शुरू हुआ सपोज, तो छोटा सेगमेंट है फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ से है ये छोटा, ये छोटा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, ये और बड़ा। मतलब जब आप टिप की तरफ जाते जाओगे तो ये बिल्कुल बड़ा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लब शेप। क्लब का सबसे अच्छा एग्जांपल बताती हूँ क्लब शेप का, कि जब हम पोलो गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ, तो गोल्फ का जो वो होता है स्टिक जिससे हम उस बॉल को डालते हैं, वो ऊपर से बिल्कुल थिन होता है, बिल्कुल पतला होता है, पर नीचे उसमें इतना मोटा वो आगे एक अटैचमेंट होता है जिससे वो बॉल को अपन थ्रो करते हैं। तो वैसा ही कुछ होता है, यहाँ से बिल्कुल पतले सेगमेंट्स और आगे जाते जाते ये सेगमेंट थोड़े से थिकर होते चले जाते हैं, तो इसी को क्लब शेप बोलते हैं। ये धीरे धीरे विड्थ में यानी चौड़ाई में बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे टिप तक जाते हुए सेगमेंट्स चौड़ाई में, यानी विड्थ जो है इसकी वो बढ़ जाती है। इस तरीके से। तो क्लेवेट टाइप का जो है ये आपको मिलता है बटरफ्लाईज के अंदर और कैरियन बीटल्स के अंदर। तो आप बटरफ्लाई याद रख सकते हो कि ये बटरफ्लाईज के अंदर मिलता है, ठीक है, बटरफ्लाईज। और एक इसका एग्जाम्पल कैरियन बीटल भी है, पर हम सिर्फ बटरफ्लाई लिखेंगे। ये हो गए हमारे 4 टाइप के एंटीना। बहुत सारे टाइप हैं एंटीनाज के। अब तुम कितने लिख के आ सकते हो डिपेंड्स ऑन यू। 4 मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। बाकी अगर मैं मतलब मैं सारे करवा देती हूँ, बट ये 4 और बहुत डिटेल में करा दिए हैं। इसके अलावा वाले सारे हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। एक जो टाइप है इसको कैपिटेट बोलते हैं। 5वें टाइप का जो होगा इसको कैपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटेट, ठीक है। कैपिटेट जो है ये नॉब्ड है, मतलब ये क्लेवेट के जैसा ही है, पर इसकी जो विड्थ है ना, वो चौड़ाई जो होगी सेगमेंट की, वो एकदम से टिप पे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि धीरे 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 बढ़ेगा, ऐसा होगा। कैपिटेट का मतलब कि एक पॉइंट तक तो सेगमेंट बिल्कुल एक ही चौड़ाई के हैं, बिल्कुल एक ही चौड़ाई के, ठीक है। फिर जैसे ये टिप पे पहुंचेगा एकदम से चौड़ा हो जाएगा, इस तरीके से एकदम से इसकी जो चौड़ाई है विड्थ वो बिल्कुल बढ़ गई, तो ये कैपिटेट है ये क्लेवेट जैसा। ये ऊपर एरो लगाया है, इसका मतलब है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है। कि वो सडनली चौड़ाई जो है उसकी टिप वाले सेगमेंट की वो एकदम से बढ़ गई। टिप पर जो सेगमेंट है, टिप पे जो सेगमेंट है उसकी एकदम से वो हो जाती है, तो इसको नॉब्ड भी बोलते हैं एक तरीके से। नॉब्ड टाइप एंटीना है ये।
पाया किसके अंदर जाएगा? क्लेवेट जो है ये सॉरी ये कैपिटेट जो है ये लेडी बर्ड बीटल के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर लेडी बर्ड बीटल। हो गए 5 टाइप के एंटीनाज हो गए, मोर देन एनफ। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, जैसे सेरेट है, पेक्टिनेट है, बायपेक्टिनेट है, गेनिक्यूलेट है, प्लूमोज है, एरिस्टेट है, लेमिली है, लेमिटेट है, कई तरीके के होते हैं, बट ये 5 मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। एक हम देख लेते हैं, एक प्लूमोज देख लेते हैं जो कि मॉस्किटो के अंदर पाया जाता है। प्लूमोज टाइप का जो एंटीना है ना, ये फेदर लाइक होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फेदर लाइक एंटीना है। ये पाया जाएगा आपका मेल मॉस्किटो के अंदर। किसमें? हाँ, मेल मॉस्किटो के अंदर, यानी जो नर मच्छर है उसके अंदर पाया जाता है प्लूमोज टाइप का एंटीना। इसमें क्या होता है, न्यूमरस फाइन एकदम हेयर लाइक वो होते हैं जो फेदरी अपीयरेंस देते हैं। कभी भी किसी मच्छर का एंटीना ध्यान से अगर हम देखें माइक्रोस्कोप में, तो हमको ये पता चलेगा कि उसका जो एंटीना होता है ना, वो कुछ इस टाइप का होता है। ये लाइक सेगमेंट्स तो हैं, ठीक है, पर एकदम ऐसे बहुत हेयर लाइक है, फेदरी हैं एकदम, ठीक है। बाकी जो सेगमेंट्स, बाकी जो टाइप के एंटीना है उनके मैं नाम तो लिख देती हूँ, इफ यू वांट टू रिसर्च आप करो, इफ यू डोंट देन बहुत है ये, ठीक है। 5-6 टाइप के एंटीनास मोर देन इनफ है। इसमें एक होता है सेरेट, ठीक है, एक होता है पेक्टिनेट, एक होता है आपका बायपेक्टिनेट, फिर एक आपका होता है एरिस्टेट, चाहो तो इनके बारे में भी 2-2 लाइन लिख सकते हो। एक होता है लेमिलेट। अभी भी अगर कुछ छूट गया हो जस्ट इन केस तो फॉरगिव मी। ये हो गया, ये हमने कर लिए टाइप ऑफ एंटीनास, जिसमें 5 टाइप के 6 टाइप के एंटीनास हमने बहुत अच्छे से डील किए हैं, बाकी के मैंने नाम लिखवा दिए हैं। इसके बाद तीसरा जो पार्ट था ब्रेन का वो था ट्राइटोसेरेब्रम। तीसरा जो पार्ट था वो कौन था? ट्राइटोसेरेब्रम। ट्राइटोसेरेब्रम वो हिस्सा है ब्रेन का जो कि फोरगट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करता है, ब्रेन और फोरगट के बीच में, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा है ब्रेन का, सुप्रा इजोफेंगल गैंग्लियन का आखिरी पार्ट है ये। तो ये कनेक्शन बिल्ड करेगा फोरगट और ब्रेन के बीच में, ठीक है। तो ये क्या देख रहा है? कनेक्शन देख रहा है बिटवीन ब्रेन एंड फोरगट, ठीक है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेगा। और ये किस किस को कंट्रोल करेगा? ट्राइटोसेरेब्रम वाला हिस्सा है नीचे, तो ये कंट्रोल करेगा लेब्रम। ये माउथ पार्ट्स थे इंसेक्ट के, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। फोरगट, अग्रखंड जो होता है गट का, और उसके बाद तीसरा सब इजोफेगल गैंग्लियन। इन सब को कंट्रोल कौन करता है? ट्राइटोसेरेब्रम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर ब्रेन का काम है सोचने का, तो खाना कौन खिला रहा है भाई? ये है, ये सिर्फ लेब्रम, फोरगट, इनको कंट्रोल कर रहा है। हालांकि टेक्निकली यहाँ से अगर समझा जाए तो हमारे सवाल का जवाब बहुत इजीली हम दे सकते हैं कि भाई ट्राइटोसेरेब्रम का ही तो हिस्सा है सब इजोफेगल गैंग्लियन, और लेब्रम को ट्राइटोसेरेब्रम ने कंट्रोल कर लिया, तो बचे हुए जो पार्ट हैं उनको सब इजोफेगल गैंग्लिया कंट्रोल कर लेंगे, देख लेंगे। तो इसका यही जवाब है कि अगर ब्रेन सोच रहा है तो खाना कौन खिला रहा है?
सब ईजोफेगल गैंग्लियन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैक्सिला, लेबियम, सलाइवरी ग्लैंड्स, मैंडिबल, इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है, सब ईजोफेगल गैंग्लियन। किस किस को कंट्रोल करता है ये, मैंडिबल, लेबियम, मैक्सिला और जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी जो हम कर चुके हैं, इन सबको कंट्रोल करने का काम सब ईजोफेगल गैंग्लियन के पास है। तो बेसिकली फीडिंग बिहेवियर भी हमारा यहीं से कंट्रोल हो रहा है। रही इसकी नर्व कॉर्ड, तो हम इतना तो जानते हैं कि इसकी जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल होती है इंसेक्ट की, ठीक है। हमारे मनुष्यों के अंदर नर्व कॉर्ड कैसी पाई जाती है, मैं लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी, डोर्सल और हॉलो, यानी पीछे की तरफ मिलेगी, और खोखली होती है। क्यों खोखली होती है, क्योंकि वहां पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, वर्टिब्री कॉलम होते हैं। पर इनमें जो होगी वो ठोस होती है, एकदम सॉलिड, और आगे की तरफ होती है बॉडी में नर्व कॉर्ड, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। इसके बाद हाँ, गैंग्लिया जो है, गैंग्लिया को लेके हम एक चीज लिख सकते हैं, हालांकि बहुत कुछ हम गैंग्लिया के बारे में लिख चुके हैं, पर गैंग्लिया जो है वो छोटे छोटे कंट्रोल सेंटर्स हैं इंसेक्ट की बॉडी में। कंट्रोल सेंटर्स यानी नियंत्रण के केंद्र हैं, छोटे छोटे नियंत्रण के केंद्र जो होंगे कीट की बॉडी में, वो गैंग्लिया होता है ना, हर एक जगह पे होते हैं, हर जगह पे उनका अपना काम होता है करने के लिए, हर गैंग्लिया अपने सेगमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसलिए अगर ब्रेन थोड़े टाइम के लिए काम नहीं भी करेगा तो गैंग्लिया जो है वो अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन करता है, यहाँ ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब गैंग्लिया को, एक सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में कि गैंग्लिया को मिनी ब्रेन क्यों कहा जाता है, ठीक है, गैंग्लिया भी काफी क्वेश्चनेबल टॉपिक है। अब इसका जवाब तुम खुद देखना कि गैंग्लिया को मिनी ब्रेन क्यों कहते हैं। इतना पढ़ा दिया है तो ये तो कर ही लोगे कि गैंग्लिया को मिनी ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई हर जगह पे अपने गैंग्लिया हैं। ब्रेन अगर थोड़ी देर के लिए काम नहीं भी करेगा तो गैंग्लिया अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो गैंग्लिया अपने सेंटर्स हैं जिनका अपना रोल है प्ले करने के लिए, सेगमेंटल मूवमेंट है, कंटिन्यूअस इनपुट ब्रेन से इनके पास आता है, नो डाउट कि गैंग्लिया के पास ब्रेन का इनपुट लगातार आता रहेगा, पर गैंग्लिया के पास इतनी फ्रीडम होती है कि वो थोड़े टाइम के लिए अपने काम को अपने हिसाब से कर ले, ठीक है। यहां पे हम ऑलमोस्ट इसके नर्वस सिस्टम को रैप कर चुके हैं। रही पेरिफेरल और विसरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल और विसरल जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख सकते हैं, एक सेकंड देना मुझे। यहाँ तक हमें क्लियर है ही कि जो गैंग्लिया हैं वो बेसिकली कहाँ है, थोरैसिक गैंग्लिया है, एब्डोमिनल गैंग्लिया है, ठीक है। थोरैसिक गैंग्लिया कहाँ पे है, थोरैक्स वाले एरिया के अंदर है। ये कंट्रोल करेंगे लेग्स को, पैरों को, पंखों को, है ना, और जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, इतना हम कॉमन सेंस कर सकते हैं डील। अब्डोमिनल जो गैंग्लिया है वो हमारे अब्डोमन वाले इंसेक्ट के रीजन के अंदर मिलता है। ये किस किस को कंट्रोल करेगा, अब अगर तुमने अब्डोमन पढ़ा है, जो कि मैंने पढ़ाया है फिजियोलॉजी के अंदर, तो वहां पे तुम्हें पता है कि अब्डोमन के अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, अब्डोमन के अंदर ही सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है सारा, स्पाइरेकल्स होते हैं, ठीक है, तो उन सबको कंट्रोल करते हैं ये ध्यान रखना, ये भी मैं बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि जितना प्रिमिटिव इंसेक्ट होगा उसके गैंग्लियाज उतने ही सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं, और जितना इंसेक्ट एडवांस होता जाएगा ना उतना उसका गैंग्लिया फ्यूज होता जाता है, एक दूसरे में मर्ज होते जाते हैं, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर ये गैंग्लियाज न्यूरॉन बने ना, डेवलप्ड तंत्रिक कोशिकाएं बनी विकसित रूप से, तो गैंग्लिया फ्यूज होते चले गए, ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ये लिख सकते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ये लिख सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टाइप ऑफ नर्व्स जो होती हैं पीएनएस में, ठीक है, पीएनएस में यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर
जो टाइप ऑफ नर्व्स होंगी जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, परिधीय नर्वस सिस्टम, ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंदर टाइप ऑफ सेल होती हैं, नर्व्स होती हैं, सॉरी, टाइप ऑफ नर्व्स। तो इसके अंदर सबसे पहली नर्व आती है सेंसरी नर्व। नर्व्स के प्रकार बताए जा रहे हैं, नसों के प्रकार, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है सेंसरी, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स बेसिकली क्या कर रही हैं, इनपुट लेके आएंगी बाहर से, जो भी आया, रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर से मैसेज जाएगा सीएनएस के पास, ठीक है। रिसेप्टर से मैसेज कहाँ जाता है, सीएनएस के पास, यानी ब्रेन के पास, सुप्रा इजोफेगल गैंग्लियन के पास, फिर सब इजोफेगल गैंग्लियन के पास। तो सेंसरी नर्व्स जो हैं वो इनपुट लेके आ रही हैं बाहर से, हम हमारा आउटपुट क्या देंगे, वो आगे की वो होती हैं। और दूसरी जो नर्व्स होती हैं उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। सेंसरी के बाद आती हैं मोटर नर्व्स, ठीक है। जो मोटर नर्व्स होंगी ये बेसिकली क्या करती हैं, सीएनएस से वापस मसल्स के पास लेके जाएंगी सिग्नल को, यानी मांसपेशियों के पास, क्योंकि एक्शन तो मांसपेशियां ही करवाएंगी ना बॉडी के अंदर, तो वहां पे जाता है। और तीसरी जो नर्व होती है इनको मिक्स्ड नर्व बोलते हैं, ये दोनों तरीके के फाइबर्स रखती हैं, ये मिश्रित नसें हैं, मिक्स्ड नर्व्स। इनके पास दोनों तरीके के फाइबर्स होते हैं, सेंसरी वाले भी पाए जाएंगे और मोटर टाइप के फाइबर भी इनके पास पाए जाते हैं। बोथ टाइप ऑफ फाइबर्स जो हैं वो इनके पास मिलते हैं। अब क्या काम है पीएनएस का, तो पीएनएस का जो काम है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहला तो यहां से हुआ इनपुट, किसका, स्टीमुलस का, ठीक है, ये आया आउटपुट, कि क्या आउटपुट करना है, ठीक है। चलो, तो इसका काम है सेंसरी ट्रांसमिशन करना, कि बाहर से जो उत्तेजना आई उसको पकड़ना, उसको पकड़ के सीएनएस तक लेके जाना, ठीक है, और फिर वापस वहां से लेके आना। मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी मोटर कोऑर्डिनेशन यानी आपके ब्रेन और आपकी मसल्स के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को देखना। तो इसके अंदर इसका काम हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। रिफ्लेक्स मतलब एकदम से जिन पे आपको रिएक्ट करना होता है। स्टिमुलस का ट्रांसमिशन, स्टिमुलस को ले जाना, और रिस्पॉन्स जनरेशन, भाई जो प्रतिक्रिया आप देंगे उस चीज पे, उस प्रतिक्रिया पे एक्ट करना, ठीक है, रिस्पॉन्स। और मोटर कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन होता है आपकी ब्रेन और मसल्स के बीच का समन्वय, इसका सीएनएस और मसल्स बीच में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे उसको भी यही देखता है। इसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसको हम विसेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है। क्या है, सिंपैथेटिक और विसेरल। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जितने भी इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यू विल नेवर फॉरगेट इट। विसेरल कहाँ है, विसेरा में। विसेरा होता है शरीर के बिल्कुल अंदर का हिस्सा, वो वाला हिस्सा जहाँ पे बिल्कुल हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जहाँ अंग हैं शरीर के। तो विसेरा में जो नर्वस सिस्टम है बिल्कुल अंदर, जो तंत्रिका तंत्र है, उसे विसरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। तो इसका काम बेसिकली क्या है, जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं शरीर के अंदर, जो अनैच्छिक ऑर्गन चल रहे हैं, जैसे कि हार्ट अपना काम करता जा रहा है ना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपना काम करता जा रहा है, तो वो जो काम है जिसमें इंसेक्ट को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सारा सिस्टम कंट्रोल यहां से होता है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स वो अंग हैं जो अनिच्छा से काम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जिनके काम करने में कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, तो उनको कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है, विसेरल नर्वस सिस्टम से किया जा रहा है।
अब इसके भी डिविजन्स होते हैं अलग अलग, विसेरल के भी। सोमैटोगैस्ट्रिक सिस्टम है वो आपका फोरगट में, सलाइवरी ग्लैंड में, हार्ट बीट में काम करता है। फिर वेंट्रल विसेरल सिस्टम है जो कि स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया इसको कर रहा है, कॉर्डल है, ठीक है, ये होते हैं। मैं नाम लिखवा देती हूँ इनके टाइप्स में, मतलब जहां जहां जगह होगी वहां वहां ये लोकेटेड होते हैं। सोमैटोगैस्ट्रिक सबसे पहले, ठीक है, सोमैटोगैस्ट्रिक सिस्टम है। सोमैटोगैस्ट्रिक सिस्टम होगा आपका फोरगट, कंट्रोल करेगा इनको फोरगट, सलाइवरी ग्लैंड्स, जी से सलाइवरी ग्लैंड याद रखना, और हार्ट बीट, ये तीन चीजें जो हैं सोमैटोगैस्ट्रिक देख रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वेंट्रल। वेंट्रल यानी जो आगे है, वेंट्रल वीएस यानी विशरल सिस्टम। ये किसको कंट्रोल करेगा? वेंट्रल है तो स्पाइरिकल्स को देखता है। अगर तुम्हें फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आती है इंसेक्ट की तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्पाइरिकल्स आगे की तरफ होते हैं, तो वो स्पाइरिकल्स को देखेगा, ट्रैकिया को देखेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है कॉर्डल, CAUDAL। कॉर्डल विसेरल सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है हाइंड गट को, यानी जो सबसे लास्ट पार्ट होता है गट का। उसके बाद जेनाइटल ऑर्गन्स, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, एनल सर्काई वगैरह, उन सबको देखता है, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया विसेरल नर्वस सिस्टम। अब आपसे कोई पूछे कि न्यूरॉन कैसा दिखता है, तो न्यूरॉन कैसा दिखता है, नर्वस सिस्टम को काफी डेप्थ में डील किया जा सकता है। कुछ इस तरीके का न्यूरॉन दिखता है, तो फिर भी काफी इसका रफ वो एक रिप्रेजेंटेशन बना रही हूँ। ये तो एक सिनेप्स का ब्रिज होता है जब कोई सिनेप्स बनता है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी सेल बॉडी हो गई। इस तरीके का एक आइडियल न्यूरॉन दिखता है। यहाँ पे इसमें बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टिप पे। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक न्यूरॉन जो है वो इस तरीके का दिखता है, ऊपर इस पे यहाँ बीड्स होते हैं, छोटे तो दिख भी नहीं रहे। इस तरीके का कुछ हमारा एक न्यूरॉन दिखता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। जो तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, फंक्शनल यानी कार्यात्मक यूनिट है कौन? न्यूरॉन, जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये होता है न्यूरॉन। अब इसका हिस्से, कुछ इसके हिस्से होते हैं जैसे कि डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसका सेल बॉडी का होता है, ये पीछे एक्सॉन होता है, आगे ये डेंड्रॉन है सारे, और ये जो हेड है इनके, इनको डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन के हमारे हिस्से होते हैं। डेंड्राइट क्या करेंगे, यहां से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ऐसे मान लो कि दो न्यूरॉन है, ऐसा ही एक न्यूरॉन आगे इससे जुड़ा हुआ है, तो वहां से सिग्नल लेने का काम, मान लो दूसरे वाले न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा जो है ये उसके डेंड्राइट वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है, तो इसका काम है स्टिमुलस जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करना। फिर ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी इसको आगे तक लेके जाएगी, और फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है इसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन वाला हिस्सा बेसिकली क्या करेगा, इसको फिर अगले न्यूरॉन पे ट्रांसफर करने का काम करता है। ये होता है बेसिकली, और जो बना दो न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेप्स क्या है? कनेक्शन और ब्रिज बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन, एक का एक्सॉन एक का डेंड्राइट वाला, डेंड्रॉन वाला हिस्सा, जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो सिनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट ही है एक तरीके से, ठीक है।
एक जंक्शन है, एक कनेक्शन है, एक ब्रिज है, एक जंक्शन है दोनों के बीच में। बस दैट्स इट, हो गया नर्वस सिस्टम। और इसको काफ़ी डिटेल में खोला जा सकता है, बट इतना काफ़ी है। इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम हम फटाफट देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल है? अब ये अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। अब तुमको ये तो पता है, इतना तो मैं बता चुकी हूँ। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हॉर्मोन्स का रोल। हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, अपनी जगह जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ यानी शरीर में वृद्धि, मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग होता है अपना जो शरीर का वो होता है उसको हटाना, ठीक है। फिर मेटामॉर्फोसिस। ये सारे काम कौन देख रहा है? ये वो काम है जिन जो बहुत धीरे हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ये सब काम जो है वो अंतःस्रावी तंत्र देखता है, यानी हॉर्मोन्स देखते हैं। और फिर एक डायापॉज भी होता है। डायापॉज बेसिकली वो वाला टाइम है जब इंसेक्ट्स जो हैं खुद की ब्रीडिंग पे ब्रेक लगा देते हैं कि अब ब्रीडिंग नहीं होगी इसके बाद। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो हम कह रहे थे कि जो इसका एंडोक्राइन सिस्टम है वो बेसिकली क्या कर रहा है, उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है जो बहुत धीरे हो रही हैं, समय लेके हो रही हैं, ठीक है, बट उनके इफेक्ट बहुत लंबे समय तक देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कायांतरण होना, मेटामॉर्फोसिस, मोल्टिंग होना। मोल्टिंग में यानी आप अपना क्या बोलते हैं, केचुली जो है उसको त्याग रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, प्रजनन हो रहा है। और डायापॉज जो है वो सुस्ता अवस्था होती है। मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर भी ऐसा टाइम आता है जब वो ब्रीड नहीं कर रहे, मेट नहीं कर रहे, चुपचाप बस पड़े हुए हैं, ठीक है। जब माहौल उनके फेवर में नहीं होते, बाहर का जो एनवायरनमेंट है जब वो उनके फेवर में नहीं होता। अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम ये चीज तो जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कैसा है? डक्टलेस है, पहली चीज। डक्टलेस यानी नलिका विहीन। एंडोक्राइन सिस्टम कैसा है? नलिका विहीन है। दूसरा, ग्रंथियों का समूह है, यानी ग्लैंड्स का समूह है, ठीक है। ग्लैंड्स का समूह है जो कि क्या कर रही हैं, सीधे हीमोलिम्फ में छोड़ती हैं। इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या था? हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ में हॉर्मोन्स को रिलीज कर दिया जाता है। हॉर्मोन्स को डायरेक्टली हीमोलिम्फ के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। और उसी से फिर आगे चल के सारी एक्टिविटीज, ये जैसे वृद्धि होना, केचुली त्यागना, डायापॉज आना, मेटामॉर्फोसिस होना, रिप्रोडक्शन होना, ये सब वहीं से फिर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और हम्म अब दूसरा सवाल यहां से आता है, ये तो हो गया चलो एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहां से दूसरा सवाल निकलता है, हार्मोन। व्हाट इज हार्मोन? क्योंकि सारा यहाँ पे गेम कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन कर रहे हैं। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन है बेसिकली रासायनिक संदेशवाहक, यानी केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर है यानी मैसेज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, पर केमिकल है नेचर में, है ना, केमिकल्स हैं वो, जो कि बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में रिलीज होते हैं, कम अमाउंट में। और फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज को वो रेगुलेट करते हैं, यानी शरीर में जितनी भी महत्वपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं उन सबको नियंत्रण करना, उन सबको कंट्रोल करने का काम जो है वो हॉर्मोन्स कर रहे हैं। तो हॉर्मोन्स बेसिकली हमारे केमिकल मैसेंजर हो गए जो सारा गेम प्ले कर रहे हैं। अभी लिखवाते हैं, चलो। हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना। केमिकल मैसेंजर्स हैं, यानी
रासायनिक संदेश वाहक हैं ये। वेरी स्मॉल अमाउंट में ये रिलीज होते हैं, यानी बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होंगे, ट्रेस अमाउंट्स में। और जो इनका काम है वो काम करते हैं, दैट्स इट, और खत्म, इतना ही है। रेगुलेट यानी नियंत्रित करना, रेगुलेट करते हैं बॉडीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो शारीरिक क्रियाएं शरीर में चल रही हैं, जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? हार्मोन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल, कि होगा क्या, ब्रेन जो है वो मेजर सेंटर है जहां से हॉर्मोन्स निकलते हैं सारे, पर कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और क्या काम करते हैं, ये काम कौन देखता है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और हार्मोन जो है उनको एक काम दे दिया जाता है कि आपका ये काम है, आपको ये पहुंचाना है, और वो इफेक्ट हो जाएगा उस चीज का, वो इफेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम इसके मेजर ऑर्गन्स की अगर बात करें, एंडोक्राइन ऑर्गन्स की, तो मेजर एंडोक्राइन ऑर्गन्स आपको चार ही याद रखने हैं, चार ही मेजरली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, एनएससी। ठीक है, सबसे पहले आ जाती हैं एनएससीज, इनको बोलते हैं न्यूरो सिक्रीटरी कोशिकाएं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। सबसे पहला ऑर्गन तो है ये। ठीक है, दूसरा जो है उसे बोला जाता है कॉर्पोरा कार्डियाका, सीसी। ठीक है, दूसरा जो है उसे बोला जाता है कॉर्पोरा कार्डियाका, सी सी। तीसरे नंबर पे आता है कॉर्पोरा अलाटा। ठीक है, सी ए। अभी इनके काम, इनकी लोकेशन वो भी देखेंगे। चौथे नंबर पे आती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्रंथि। ठीक है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, पीजी। तो चार ही हैं जो हमको याद रखने हैं, ये चार ही मेजरली इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसिक्रीटरी कोशिकाएं, कॉर्पोरा कार्डियाका, कॉर्पोरा अलाटा, दो के तो नाम ही एक जैसे हैं, और प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ठीक है, ये चार हमारे जो हैं वो मेजर ऑर्गन्स हैं जिनका एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ रोल आपको देखने को मिलता है। चलो पहले वाले पे चलते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी कोशिकाओं पे, कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं कहाँ। पहला, एनएससीज, इन्हें कहा जाता है न्यूरो, ठीक है, ये है न्यूरोसिक्रीटरी कोशिकाएं। अब ये कहाँ होंगी? पहली चीज तो ये होंगी कहाँ? तो ये पाई जाती हैं प्रोटोसेरेब्रम में। ठीक है, ब्रेन के भी प्रोटोसेरेब्रम वाले पार्ट में, इन प्रोटोसेरेब्रम। आपसे कोई पूछे कि न्यूरोसिक्रीटरी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन में। ब्रेन में भी कहाँ? प्रोटोसेरेब्रम में। ठीक है, प्रोटोसेरेब्रम पार्ट इन ब्रेन, यहाँ पे पाई जाती हैं न्यूरोसिक्रीटरी कोशिकाएं। कौन सा हार्मोन ये रिलीज करती हैं? एक्चुअल रोल तो हार्मोन का है ना, तो कौन सा हार्मोन ये रिलीज करती हैं? तो ये रिलीज करती हैं बेटा PTTH। इस हार्मोन का नाम है PTTH। इसको बोला जाता है प्रोथोरैसिको ट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? प्रोथोरैसिको ट्रॉपिक हार्मोन। नाम बड़ा है, चार टुकड़ों में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे प्रोथोरैसिकोट्रोपिक एक ही शब्द है, ठीक है, बट इसको बोला जा लिख अलग अलग, मतलब बोल अलग अलग सकते हो, सो दैट पढ़ने में और उसमें इजी हो। ठीक है, तो प्रोथोरैसिको, एक सेकेंड,
प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन पीटीटीएच, ये कर रही हैं रिलीज एनएससीज। काम क्या है इसका? इसका काम सुनना बहुत ध्यान से। इसका काम ये है कि ये कोशिकाएं खुद मोल्टिंग, यानी जो केचुल बदलने का काम है वो खुद नहीं करवाती हैं, बल्कि ये क्या करती हैं, दूसरे ऑर्गन्स को ऑर्डर करती हैं। ये हार्मोन दूसरे ऑर्गन्स को ऑर्डर करता है कि अब आप मोल्टिंग करवा दो, अब आप इसकी स्किन शेड करवा दो, ठीक है। पीटीटीएच का क्या काम है कि पीटीटीएच जाएगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास, है ना, प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास जाएगा, उसको पुश करेगा, उसको बोलेगा कि अब आप मोल्टिंग करा दो। तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड मोल्टिंग कराती है, ये खुद नहीं कुछ करा रहा है, ये बस सिग्नल देगा वहां पे जाके कि आपको ये करना है। पीटीटीएच स्वयं मोल्टिंग नहीं कराता, बट पुशेस, है ना, पुशेस प्रोथोरेसिक ग्लैंड टू इनिशिएट मोल्टिंग। इनिशिएट यानी स्टार्ट, कि अब आप मोल्टिंग स्टार्ट करा दो, या इस हिस्से से मोल्टिंग करवाओ, स्किन को शेड करवाना है। ये मैसेज कौन देगा? ये मैसेज देता है पीटीटीएच। तो पीटीटीएच को ये कह सकते हैं कि पीटीटीएच जो है वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड को टेक्निकली पुश कर रहा है आगे की तरफ। तो पीटीटीएच का काम क्या है? पीटीटीएच का काम है प्रोथोरेसिक ग्रंथि को सक्रिय करना। ठीक है, वी आर गुड विद दैट। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, कॉर्पोरा कार्डिया का। कॉर्पोरा कार्डिया का आज हम इसका एंडोक्राइन खत्म करके छोड़ेंगे, रैप हो जाएगा, फिर इसके बाद अगला सिस्टम आगे देखेंगे कल वाले लेक्चर में कि क्या करना है। ठीक है, इसको बोला जाता है ठीक है, कॉर्पोरा कार्डिया का। कॉर्पोरा कार्डिया का कहाँ है? इसकी जगह है बिहाइंड द ब्रेन। लोकेशन कहाँ है? बिहाइंड द ब्रेन। ब्रेन में नहीं है ये, ब्रेन के पीछे है, जहां मस्तिष्क होगा उसके पीछे मिलता है कॉर्पोरा कार्डिया का। क्या काम करता है सुनना बहुत ध्यान से, इसके फंक्शन सुनना एक बार। सबसे पहला तो काम ये है कि स्टोर करेगा एंड रिलीज करेगा, किसको? पीटीटीएच को। ठीक है, वो पीटीटीएच जो बन कहाँ रहा था, जिसको बना रही थी न्यूरोसिक्रीटरी कोशिकाएं, बनने के बाद कहाँ पर बैठेगा वो जाके? कॉर्पोरा कार्डियाका के पास, और फिर कॉर्पोरा कार्डियाका ही उसको आगे जाके रिलीज करेगा। ठीक है, जब लगेगा कि हाँ अब इसको कर देना है रिलीज, तो वो उस टाइम पे उसको रिलीज कर देता है। तो एक तो इसको संग्रहित करके रखेगा, मैं यही हिंदी लिख रही हूं, और दूसरा कब उसको सिक्रीट करना है, कब उसको छोड़ना है, ये काम किसका है? कॉर्पोरा कार्डियाका का। अब दूसरा काम देखना, यही ब्रैकेट में लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, पर पीटीटीएच बना कहाँ पे? फॉर्म हुआ बाय एनएससीज, न्यूरोसिक्रीटरी कोशिकाओं ने पीटीटीएच को बनाया, पर रखा और रिलीज किसने किया? कॉर्पोरा कार्डियाका ने। दूसरा, कॉर्पोरा कार्डियाका ने एक और हार्मोन को सिक्रीट किया जिसको हम एकेएच बोलते हैं। सिक्रीट किया यानी छोड़ा, सिक्रीट किया एकेएच। क्या फुल फॉर्म एकेएच का? एडिपोकाइनेटिक हार्मोन, इसको बोला जाता है एडिपोकाइनेटिक हार्मोन। पीटीटीएच का तो काम आपको समझ आ ही गया होगा अभी तक,
ठीक है। एडिपोकाइनेटिक काइनेटिक जो हार्मोन है ये बेसिकली पता है क्या करता है? देखो, शब्दों के मतलब निकालना सीखो। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब होता है कुछ मोशन आना, एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना। तो मतलब कुछ तो ये हार्मोन ऐसा कर रहा है जिसका लेना देना संबंध जो है वो मूव करने से या जगह बदलने से है। तो यही है इसका कि जब इंसेक्ट फ्लाइट करता है, जब उड़ता है, तो उसके फैट और ग्लाइकोजन को मोबिलाइज करके, मतलब इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जितनी वसा और जितना ग्लाइकोजन लिपिड है उसको मोबिलाइज करके हिला डुला के कुछ तो एनर्जी क्रिएट करता है ये हार्मोन, जिससे कि उसको फ्लाइट के टाइम पे ऊर्जा मिल सके। जैसे कि होता क्या है, जैसे लॉकस्ट है, टिड्डा, जब वो एक से दूसरे डायरेक्शन में कहीं और जाएगा उड़ के, तो उसको एनर्जी चाहिए वहां पे, तो बहुत लंबे समय तक जब वो उड़ता है तो वो एनर्जी उसको एकेएच हार्मोन देता है। ठीक है, तो एकेएच का क्या काम है? बेसिकली एकेएच का काम है एनर्जी देना फ्लाइट के समय। और कैसे एनर्जी देगा? जो भी फैट और ग्लाइकोजन है इंसेक्ट की बॉडी में उसको मोबिलाइज करके। मोबिलाइज करके का मतलब कुछ तो उसमें मूवमेंट आएगा, कुछ तो हिलाडुली होगी, है ना, और उसको मोबिलाइज करके फ्लाइट के समय जब वो उड़ेगा तो उसको एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है? हमारा एडिपोकाइनेटिक हार्मोन। और एडिपोकाइनेटिक हार्मोन को सिक्रीट कौन कर रहा है? कॉर्पोरा कार्डिया का कर रहा है। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम ये फिगर आउट करोगे ये बन कहाँ रहा है। ठीक है, ए के एच का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, दिस इज द होमवर्क। ऑल्सो कॉमेंट मी डाउन इन द वीडियो कि कहाँ पे ए के एच बन रहा है। अब थर्ड नंबर पे जो हार्मोन आएगा, वो सॉरी, थर्ड नंबर पे जो पार्ट है हमारा वो है कॉर्पोरा अलाटा। मैंने कहा था ना दो के नाम बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉर्पोरा कार्डिया का, कॉर्पोरा अलाटा। अलाटा का काम देखते हैं ये क्या करेगा। इसका जो हार्मोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन। जब मैं मेटामॉर्फोसिस पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने बताया था कि जुवेनाइल हार्मोन का कितना प्राइम रोल है इंसेक्ट के अंदर। ठीक है, कौन सा हार्मोन? जुवेनाइल हार्मोन, जे एच। ठीक है, जे एच। अब इसके अगर फंक्शंस देखे जाएं कि जुवेनाइल हार्मोन करता क्या है, तो जुवेनाइल हार्मोन सबसे पहले तो जो भी लार्वल कैरेक्टर होते हैं इंसेक्ट के अंदर उनको मेंटेन करता है। जुवेनाइल हार्मोन क्या करेगा? इंसेक्ट के अंदर जो भी लार्वल कैरेक्टर्स हैं उन्हें मेंटेन करेगा। ठीक है, लार्वल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। इसके बाद जब जेएच ज्यादा लेवल में हो गया, मान लो जब जेएच का लेवल ज्यादा हो गया, तो लार्वा क्या होगा ना, अगले स्टेज में भी लार्वा ही रह जाएगा। वो लार्वा से फिर प्यूपा नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो? लार्वा, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ऐसे होती है ना स्टेजेस। या फिर 3 स्टेज में भी होता है इनकम्प्लीट, तो भी लार्वा से अडल्ट बनता है। पर इसमें अगर जेएच का लेवल बढ़ गया मान लो अमाउंट, तो लार्वा से वो लार्वा ही बनेगा, आगे उसका कुछ और ग्रोथ हो नहीं पाएगा। तो अगर जेएच का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो इंसेक्ट लार्वा से नेक्स्ट स्टेज में लार्वा ही बनेगा। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट अबाउट जुवेनाइल हार्मोन। दूसरा इसका काम है, पहला तो काम हो गया इसका जुवेनाइल हार्मोन, दूसरा इसका काम हो गया मेटामॉर्फोसिस को रोकना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ही स्टेज में अटके रह जाओगे आगे जाओगे ही नहीं, तो मेटामॉर्फोसिस जो है, कायांतरण, वो होगा कैसे? तो मेटामॉर्फोसिस तो रुक गई ना, तो मेटामॉर्फोसिस को रोकना। ठीक है, इसलिए जो जुवेनाइल हार्मोन होता है उसको स्टेटस क्यूओ हार्मोन बोलते हैं। स्टेटस क्यूओ का मतलब जो अभी अवस्था है उसी अवस्था को बनाए रखना। तो वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का काम जेएच का है।
ठीक अमाउंट में रहे तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेज में आगे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। तो जेएच को क्या बोलते हैं? जेएच को बोलते हैं स्टेटस क्यूओ हार्मोन। स्टेटस क्यूओ हार्मोन क्या मतलब है स्टेटस क्यूओ का? कि जो प्रेजेंट में जो अवस्था है उस अवस्था को बनाए रखना, ठीक है। तीसरा जो काम है इसका वो है रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना। दो काम हम देख चुके हैं, तीसरा काम है इसका रिप्रोडक्शन कंट्रोल करना। इसके बाद प्रोथोरेसिक ग्लैंड आएगी। हाँ, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना। रिप्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करेगा? अब जो अडल्ट फीमेल इंसेक्ट्स होती हैं, यानी जो मादा इंसेक्ट हैं अडल्ट, उनमें एग का डेवलपमेंट करवाना, वाइटेलोजेनेसिस करवाना, ओवरी का मैच्योरेशन कब होगा, ये सब जो है, ये सब काम कौन देख रहा है यहाँ पे? अलाटा देख रहा है, ठीक है। देखो, एग डेवलपमेंट कि अंडे का विकास किस तरीके से होगा, ठीक है। ओवरीज कैसे मेच्योर होंगी, जहां अंडे बनते हैं उनका मैच्योरेशन। और एक चीज जिसको वाइटेलोजेनेसिस बोलते हैं, वो किस तरीके से होती है, ठीक है। ये तीन काम कौन देख रहा है? ये तीन काम हमारा देखता है अलाटा। और समवेयर ये कहीं ना कहीं सब कुछ जुवेनाइल हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। अच्छा, वाइटेलोजेनेसिस क्या होती है? सुनना, वाइटेलोजेनेसिस होती है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे अंडे के अंदर किस तरीके से योक का डेवलपमेंट होगा, कैसे योक फॉर्म होगा, और किस तरीके से डेवलपिंग oocytes इंसेक्ट के अंदर अक्यूमुलेट होते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है वाइटेलोजेनेसिस। तो वाइटेलोजेनेसिस के अंदर दो चीजें की जाती हैं, क्या? वाइटेलोजेनेसिस के अंदर एक तो योक फॉर्मेशन को देखा जाता है कि योक होता है अंडे में, ठीक है, एग बनने के बाद उसमें जो योक है वो किस तरीके से फॉर्म होगा। और दूसरा ये कि oocytes जो होते हैं, यानी अपरिपक्व जो अंडे हैं अभी, जो ढंग से विकसित नहीं हुए हैं, oocytes का अक्यूमुलेशन, कि भाई वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरीके से, किस ऑर्डर में रहेंगे, अक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होके रहना। तो वो जो सारा काम है वो हमारा वाइटेलोजेनेसिस के अंडर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारे पास था कॉर्पोरा अलाटा के बाद जो ऑर्गन था वो था प्रोथोरेसिक ग्रंथि। ये खत्म है, इसके बाद है ना द प्रोथोरेसिक ग्लैंड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा प्राइमर है, उसको देख लेते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि जो हमारा न्यूरोसिक्रीटरी वो थी सेल्स जिन्होंने पीटीटीएच बनाया, वो पीटीटीएच बना न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के पास, स्टोर हुआ और रिलीज हुआ कहाँ से? वो रिलीज हुआ कॉर्पोरा कार्डियाका से। और उसने किसको पुश किया? प्रोथोरेसिक ग्लैंड को पुश किया। क्यों? कि आप क्या कर दो, मोल्टिंग करवा दो। तो इसके पास जो हार्मोन है मेजरली वो इक्डायसन हार्मोन है। अब जो मेरे साथ शुरू से कर रहे हैं लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पे, जो शुरू से कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं, उनको अब तक बहुत अच्छे से पता है एक डायसन हार्मोन क्या है, जुवेनाइल हार्मोन क्या है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की मेरे को लगता नहीं है, मेरे को ज़रूरत है। तो एक डायसन हार्मोन को बस इतना रखना कि मोल्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, जो मोल्टिंग करवा रहा है बेसिकली। और मोल्टिंग इनिशिएट कौन करवा रहा है? पीटीटीएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो इसका काम क्या है एक डायसन हार्मोन का? पहला काम तो इसका ये है कि ये मोल्टिंग करवाएगा। मेटामॉर्फोसिस भी फिर इसी का हिस्सा है, ठीक है। मोल्टिंग, मोल्टिंग को इक्डायसिस बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम इक्डायसन है। ये भी मैं बता चुकी थी पहले। मोल्टिंग के अंदर आता है पुरानी क्यूटिकल हटाना, नई क्यूटिकल बनाना, ठीक है। ये दोनों काम मोल्टिंग के अंदर आते हैं।
पुरानी क्यूटिकल हटाना, नई क्यूटिकल बनाना, ये जो काम है ये मोल्टिंग का है। फिर दूसरा मेटामॉर्फोसिस, ये काम भी यही देख रहा है। अब मेटामॉर्फोसिस में तो मुझे जरूरत ही नहीं है बताने की कि एग, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट स्टेज में कन्वर्जन का जो वो है, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि अगर जुवेनाइल हार्मोन डिसाइड करेगा कि वो, जैसे ऐसे मान लो कि स्टूडेंट के केस में, अगर तुम्हारे केस में लेके चले तो ऐसे मान लो कि जुवेनाइल हार्मोन अगर ये डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, तो एक डायसन है ना, उसको नेक्स्ट क्लास में भेजने का काम करता है। ऐसे मान लो एक डायसन वो एग्जाम है जो देके तुम नेक्स्ट क्लास में जाओगे, या कॉलेज में अगर तुम हो तो तुम कौन से ईयर में हो ये काम कौन डिसाइड करेगा, जुवेनाइल हार्मोन। और नेक्स्ट कौन से सेमेस्टर में या ईयर में तुम पास ऑन करोगे ये एक डायसन देख रहा है। वैसे ही हम इंसेक्ट्स के अंदर इसकी एनालॉगी को समझते हैं। और इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें, है ना, हो गए ये चार, सिंपली हो गए हैं। अब अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें कि हार्मोनल फ्लो चार्ट कैसे चलता है, मेटामॉर्फोसिस का हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का हार्मोनल कंट्रोल किस तरीके से एक्ट करता है ये अगर हम देखें, तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा ब्रेन। सबसे पहले कौन आएगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क ने कौन रिलीज किया, पीटीटीएच, ठीक है। क्या नाम था इसका, प्रोथोरेसिकोट्रोपिक हार्मोन। पीटीटीएच कहाँ से आया, एनएससी से, ठीक है। पर सिक्रीट और स्टोर कहाँ से हुआ, कॉर्पोरा कार्डियाका, तो यहाँ पे कॉर्पोरा कार्डियाका का रोल आ गया। दूसरा, हाँ, कॉर्पोरा कार्डियाका। कॉर्पोरा कार्डियाका से मामला गया फिर प्रोथोरेसिक ग्लैंड के पास। और जो प्रोथोरेसिक ग्रंथि थी इसने बोल दिया कि चलो अब आप मेटामॉर्फोसिस कर सकते हो, कर लो, इट्स ओके, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक सेकेंड, अभी तो इसमें एक डायसन भी आएगा ना। प्रोथोरेसिक ग्लैंड बोली कि एक डायसन बनाते हैं, उसने एक डायसन बना दिया। एक डायसन के बाद फिर आगे चल के मोल्टिंग हुई है, ठीक है, स्किन शेड हुई है। और सबसे पहले तो मोल्टिंग ही होगी, उसके बाद जाके मेटामॉर्फोसिस होगी टेक्निकली। पर केवल एक डायसन मेटामॉर्फोसिस को डिसाइड नहीं करता है। मेटामॉर्फोसिस के लिए डिसीजन कौन लेता है, जुवेनाइल हार्मोन। क्यों, क्योंकि अगर जुवेनाइल हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वो उसी स्टेज में अरेस्टेड रह जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं इंसेक्ट। तो डिसीजन कौन लेगा कि मेटामॉर्फोसिस होगी या नहीं, जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है। अकेला एक डायसन कुछ नहीं कर सकता, दोनों का कोऑर्डिनेशन मैटर करता है। ये हम पहले मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। जुवेनाइल हार्मोन का अगर लेवल ठीक है, हाई है, तो लार्वा से लार्वा ही रह जाएगा। अगर लो है तो लार्वा से वो प्यूपा में चला जाएगा। और अगर है ही नहीं तो वो फिर प्यूपा से अडल्ट में चला जाता है, दैट्स इट, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। प्यूपा से अडल्ट के टाइम पे जुवेनाइल हार्मोन बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि जुवेनाइल का मतलब ही होता है अविकसित, अपरिपक्व, जो बच्चा है, छोटा है, ठीक है। तो प्यूपा से अडल्ट में जा रहा है तो उसको जरूरत ही नहीं है, वहां पे वो बिल्कुल खत्म हो गया, दैट्स इट, ये स्टेज है। सुनना मेरी बात, लार्वा टू लार्वा ये कब होगा, मतलब लार्वा से लार्वा ही रह गया जब जेएच का लेवल हाई है, बहुत ज्यादा, ठीक है। लार्वा से प्यूपा बना जब जेएच का लेवल कैसा हो गया, लो। और प्यूपा से अडल्ट तब बनेगा जब जेएच है ही नहीं, चला गया है जेएच, अब एब्सेंट है। ये है सारी क्रोनोलॉजी जिसमें चीजें एक्ट करती हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं, दो तीन हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ शॉर्ट या कुछ वाइवा टाइप के या कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हो इफ यू वांट, मैं थियोरेटिकली प्रोनाउंस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यों जुवेनाइल हार्मोन को हम स्टेटस क्यू हार्मोन बोलते हैं। ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ये पेपर में भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में।
फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप मोल्टिंग का पूरा फिनोमिना समझाओ, तो ये हम मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस का पूरा फिनोमिना कर चुके हैं। फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा हार्मोन मोल्टिंग इनिशिएट करता है, ठीक है, कमेंट मी डाउन। इसके अलावा कॉर्पोरा कार्डियाका का रोल पूछा जा सकता है कि कॉर्पोरा कार्डियाका का क्या रोल है, तो पीछे मैं लिखवा चुकी हूँ। इसके अलावा इक्डायसिन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है, कमेंट मी डाउन दिस वन ऑल्सो। इसके अलावा ये आप एक्सप्लेन करें कि मेटामॉर्फोसिस में हार्मोनल रेगुलेशन कैसे एक्ट करता है, ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं। चलो, अब हमारे पास बचता है इसके बाद, जरूरत तो नहीं है बट स्टिल ये भी बता देती हूँ एक बार थियोरेटिकली वापस। न्यूरोसिक्रीटरी सेल, 4 ऑर्गन थे मेजर हमारे पास जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना रहे हैं। सबसे पहला न्यूरोसिक्रीटरी सेल क्या बना रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है पीटीटीएच की, ठीक है। दूसरे नंबर पे आया कॉर्पोरा कार्डियाका, 2 हॉर्मोन्स हैं इसके पास, जो पीटीटीएच एनएससी ने बनाया उसको स्टोर करेगा और सिक्रीट करेगा। दूसरा एकेएच, ठीक है, एकेएच इसने बनाया जो कि क्या, एकेएच इसने सिक्रीट किया जो कि क्या कर रहा है, फ्लाइट में हेल्प कर रहा है, उसको उड़ने में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा आया कॉर्पोरा अलाटा, अलाटा ने बनाया जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या डिसाइड करेगा कि मेटामॉर्फोसिस अब आगे होगी नहीं होगी, वो इसी स्टेज में अरेस्टेड रह जाएगा या नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। इसके बाद आती है प्रोथोरैसिक ग्लैंड, प्रोथोरैसिक ग्रंथि ने इक्डायसिन बनाया जो कि बेसिकली इक्डायसिस करवा रहा है, मोल्टिंग करवा रहा है, जो हमने फिनोमिना अभी पूरा पढ़ा है यहाँ पे, ये हो गया है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम की इंपॉर्टेंस शुरू में ही हम लिख चुके हैं, डायापॉज हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया, मोल्टिंग हो गया। इसके अलावा एग मैच्योरेशन हो गया, वाइटेलोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटेलोजेनेसिस, ठीक है, वाइटेलोजेनेसिस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, मैं करवा चुकी हूँ व्हाट इज वाइटेलोजेनेसिस, तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर ऊजेनेसिस, फिर एग का मैच्योरेशन, ये सब काम जो है वो बेसिकली, और एक वाटर बैलेंस, ठीक है, यही लिख लेते हैं इसको जहाँ शुरू किया था, हाँ, यहीं पे वाटर बैलेंस भी लिख लेना, बॉडी के अंदर कैसा वाटर बैलेंस रहेगा, ये काम भी इंसेक्ट के अंदर हम जल संतुलन जो है वो इससे हम एंडोक्राइन सिस्टम से हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। एग मैच्योरेशन वगैरह वो सब तो वो रिप्रोडक्शन और उसके अंदर मैं लिखवाई चुकी हूँ, तुम लिख सकते हो वाइटेलोजेनेसिस, एग मैच्योरेशन एंड ऑल, ठीक है। चलो, अब कुछ थोड़े बहुत बच रहे हैं हार्मोन हमारे पास, उनको देख लेते हैं किसका क्या रोल है। एक हार्मोन आता है हमारे पास जिसको हम बर्सिकॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशनल हार्मोन्स हैं कुछ, बर्सिकॉन, ठीक है। बर्सिकॉन बेसिकली क्या करेगा, बर्सिकॉन करता है जो क्यूटिकल मोल्टिंग के टाइम पे नया क्यूटिकल बना, उस क्यूटिकल को हार्डन करने का काम। हार्डन यानी जो नया क्यूटिकल बना है उसको और कठोर बनाने का काम बर्सिकॉन का है। फिर जब अडल्ट एमर्जेंस हुआ, जब अडल्ट बन गया, प्यूपा से अडल्ट बन गया, तो प्यूपा में वो अपनी लेयर जो बाहर की वो होती है, शेल जिसमें होता है, उसको शेड कर देगा, अडल्ट बन गया, बाहर आ गया, तो उसके विंग्स जो निकलेंगे ना, वो विंग का एक्सपेंशन भी बर्सिकॉन करवा रहा है। ये 2 काम कर रहा है, एक तो क्यूटिकल को हार्डन करता है और विंग्स को एक्सपैंड करता है, विंग्स को एक्सपेंशन देगा अडल्ट बनने के बाद। भाई अब वो अडल्ट बन गया, अब वो बाहर की दुनिया में आ गया, उसको विंग्स चाहिए, तो विंग्स निकलेंगे कैसे, बर्सिकॉन की मदद से, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है, इसको बोलते हैं इक्लॉसियन हार्मोन, ठीक है, EH, खत्म है ऑलमोस्ट एंडोक्राइन सिस्टम, इसको बोलते हैं एक्लोसियन। ये क्या करेगा, एक्लोसियन करता है, जो अडल्ट इंसेक्ट है उसको निकलने में सहायता करेगा, बाहर निकलने में सहायता करता है प्यूपा से, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अडल्ट इंसेक्ट को निकलने में हेल्प करेगा।
ठीक है, अडल्ट इंसेक्ट को निकलने में हेल्पफुल है ये। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ETH, जिसको इक्डायसिस ट्रिगरिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्डायसिस ट्रिगरिंग हार्मोन। इक्डायसिस ट्रिगरिंग हार्मोन बेसिकली क्या करता है, इक्डायसिस के बिहेवियर को स्टार्ट करता है, ट्रिगर करता है कि अब इक्डायसिस शुरू करवा दो। ये ऐसे मान लो साइड एक्टर्स हैं हार्मोन, पर इनके भी रोल हैं, ठीक है, इनके भी अपने अपने काम है करने के लिए। चौथे नंबर पे आता है डाययूरेटिक हार्मोन। ध्यान है, मैंने अभी टेबल में वाटर बैलेंस लिखवाया था, ये डायापॉज से नहीं है इस शब्द का लेना देना। डाययूरेसिस या डाययूरेटिक हम लेते हैं पानी के लिए, तो इसका काम है वाटर बैलेंस देखना कि जल संतुलन जो है वो कैसा चल रहा है बॉडी के अंदर इंसेक्ट की। तो वो डाययूरेटिक हार्मोन देख रहा है, डाययूरेसिस, कि भाई कितना पानी बाहर आएगा, कितना क्या है, वाटर बैलेंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद AKH था, एडिपोकाइनेटिक, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, एडिपोकाइनेटिक फ्लाइट के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दैट्स इट, ये हमारे हॉर्मोन्स सारे हो गए हैं। अडल्ट का एमरजेंस कौन करा रहा है? इक्लोसियन करा रहा है। इक्डायसिस ट्रिगरिंग, इक्डायसिस के बिहेवियर को ट्रिगर करेगा। डायूरेटिक क्या करेगा? वाटर बैलेंस के कंट्रोल को। बर्सिकॉन क्या करेगा? विंग के एक्सपेंशन में अडल्ट के हेल्प करेगा और क्यूटिकल को हार्डन कर देगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई बन गई है क्यूटिकल, अब इसकी टैनिंग करवा दो। दैट्स इट, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रैप्ड है, हमारा नर्वस सिस्टम पूरा रैप्ड है, मोर देन इनफ कंटेंट है, काफी है ये इतना, ठीक है। आराम से इसको पढ़ो, डील विद इट, ढंग से करो, जो जो कहा है, वो जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकली बोले उनको एक बार थोड़ा सा देखना, एंड कमेंट मी डाउन इफ एनी क्वेरीज आर देयर, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट मी डाउन, एंड आई ट्राई। अब से क्लासेस रेगुलर ही रहेंगी, जितना भी है अब हम इसको ख़त्म करेंगे, एंटो को रैप करके रखेंगे, बिकॉज मोर देन हाफ हम कवर कर चुके हैं, इट्स अबाउट टू बी लाइक फिनिश्ड इन वन गो नाउ, ठीक है। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।